हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आरडब्ल्यू की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है 2 मार्च 2025 को। ठीक है जी। वैसे ये लोग संडे को अपलोड करते हैं और 2 मार्च यानी कल संडे ही था। संडे को ये लोग सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, बट इन्होंने सुबह 6 बजे नहीं किया। ये रात को शायद 8 बजे अपलोड किया गया है। इसका एक रीज़न शायद ये था क्योंकि कल एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। तो कल पूरे दिन जो भी 2-3 शिफ्ट हुई, तीनों शिफ्टों के आधार पर जो क्वेश्चंस आए होंगे, उनके आधार पर इन्होंने ये वाला टेस्ट डिज़ाइन किया होगा। इस वजह से शायद 8 बजे अपलोड किया हो रात को, या जो भी है। खैर, इन्होंने स्पेशल टेस्ट की जो सीरीज़ है, ये शुरू कर दी है, जो एसएससी जीडी के लिए भी इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो ये स्पेशल टेस्ट अपलोड किया करते थे, जो शायद जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, शायद। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उसी तरीके से होता है, बट खैर जो भी है। तो इसको लगाएंगे आज हम, आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल टेस्ट को लगाएंगे, जो कि 2 मार्च यानी कल अपलोड किया गया था। बट अभी हम फ्री हुए हैं तो इसको अब लगाएंगे हम। ठीक है जी। तो अटेम्प्ट करते हैं, चलिए। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ, मैं ये आपके सामने ही सॉल्व करूँगा। ठीक है जी। तो इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि किस तरीके से आपको एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इसको। एग्री एंड कंटिन्यू। चलिए फुल स्क्रीन कर लेते हैं। बाकी सबसे पहले वही चीज़ जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, यहाँ पे ये टाइम रुक जाएगा। क्योंकि ये जो मेरा नकली मार्कर है, जो सॉफ्टवेयर है मेरा नकली वाला, इसमें क्या होता है, ये स्क्रीन पॉज होने के बाद ये चलता है मार्कर। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज हो गई है लेकिन टाइम बैकएंड में चल रहा है। ठीक है जी, जैसे ही मैंने मार्कर हटाया टाइम चल रहा था। ठीक है जी। चलिए, बाकी आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं तो ठीक है, जो भी आप समझे। ठीक है जी। चलिए मैथ्स के साथ शुरू करते हैं। बाकी आप जिसके साथ शुरू करना चाहते हैं उसके साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, हम मैथ्स के साथ शुरू करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर जीएस, जी की जीएस। ठीक है जी। चलिए, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है। एक संख्या इतनी है, दूसरी क्या होगी। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 11। एलसीएम कितना दे रखा है, 693। और एक संख्या क्या है, 77। दूसरी क्या है, पता नहीं, हमें दूसरी ही संख्या निकालनी है। तो ये 77 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 7 बार में गया, 7 निम 63, और 6 बचा इधर गया, 7 निम 63। तो 99 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे अंदर वाला। ठीक है, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया इनटू, ऑफ का मतलब इनटू होता है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, नीचे 4 आ गया। तो ये कितना हो गया, 5/28, 5 अपॉन में 28, माइनस 1/2। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको भी 28 बना देते हैं, इंटू 14 कर देते हैं इसमें भी, और इसमें भी इंटू 14 कर दिया। तो ये कितना हो गया, 5/28 और 14/28। तो माइनस का बड़ा है, तो ये आके जाएगा रिजल्ट इसका, माइनस का 9/28। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये बाहर की चीज़ें लेते हैं, है ना। अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब पहले इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देते हैं, कितना है, 2/5। तो यहाँ पे प्लस का आया 11/12, 11/12, माइनस का आया 2/5। ठीक है जी। तो पहले सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, पहले इनको माइनस करते हैं, और फिर जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस का ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 12×5 = 60, नीचे 60 आ गया। 11×5 = 55, ऐसे क्रॉस क्रॉस कर रहे हैं हम, ठीक है, नीचे नीचे की ऐसे क्रॉस। 55 और 24 कितना हो गया, 59, 69, 79, है ना। 50, सॉरी 55 हो गया ये, और ये हो गया 12 दूनी
24 तो 79 हो गया, बिल्कुल ठीक। तो 79 अपॉन में 60, अब तक सब कुछ सही चल रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर 5 अपॉन ये 14 दूनी 28, 9/28 प्लस 11/12 माइनस 2/5, तो 55, 24, 2 दूनी 4 था, ठीक है ना। बाद में बेफिजूल में सारा चेक करना पड़े। तो ये कितना आ गया, 79 अपॉन में 60 माइनस ये 9/28 यहाँ पे है, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, जब भी मैंने कहा कि शुरू में ही चेक कर लो। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 31 आएगा। मुझे लगा यहाँ पे ऐसा कोई आना चाहिए जो 60 से कट जाए, बट यहाँ तो अब भी नहीं आ रहा हूँ। 5 में 4 गया 1, 5 में 2 गया 3, और तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। -9/28, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको माइनस करने के लिए पहले कलर बदलते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, गुचर पुचर हो जाएगा। इनका एलसीएम ही ले लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना मुश्किल हो जाएगा। 60 और 28 का एलसीएम इसमें क्या है, 15 चौका 60, और 28 में क्या होता है, 7 चौका 28, 4 रहेगा 7 नहीं है, तो 7 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 60 में 7 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, 7 6 42, तो 420 आ गया। 60 में हमने किसकी मल्टीप्लाई की थी, 7 की, तो यहाँ पे 7 आएगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई यानी 7 7 21 217, बीच में माइनस का साइन है। 28 में किसकी मल्टीप्लाई की थी हमने, 7 चौक 28 इंटू 15, तो 15 15 निम्मा 135, ये 135 आ गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, बचेगा क्या, ऊपर लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 3 गया 8, 0 का 0, ठीक है। अपॉन में 420, तो ये क्या हो गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, तो ये आ गया 41 अपॉन में 210, ठीक है जी। हो गया ना अंदर का पूरा ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब ये बाहर का बचा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन है तो सॉल्व करो, तो 5 पंजे 25, 6 तिया 18, तो 5/3 प्लस में 5/3, तो क्या किया जाए, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं ना, तो इसको फिर से कलर बदलते हैं। तो 210 और 3 का, 3 इसमें हैगा तो 210 एलसीएम हो गया, 210 एकम 210, तो ये 4 आ गया, 41 प्लस 3 7 21 और 7 पंजे 35, 350, ये कितना हो गया, 391 अपॉन में 210, है ना। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 391 ये रहा और 210 ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने मिस्टेक नहीं की शायद, क्योंकि आंसर ठीक आ गया है। बाकी लेट्स सी, बाकी समझाता हूँ ना आपको, तो समझाते समझाते थोड़ा समय हो जाता है, बाकी तो आप बहुत जल्दी जल्दी इनको कर लोगे। 3 क्रमागत छूट एक छूट के बराबर है, तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो आप क्या करो, पहले इनका सक्सेसिव निकालो, फिर जो आ जाएगा उसका और इसका सक्सेसिव निकालो। एक तो तरीका ये है, बाकी मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप। हालांकि नंबर्स ना बहुत 5 और 10 के मल्टीपल है, तो सीधा सक्सेसिव भी निकाल सकते हो आप। जैसे निकालते हैं सक्सेसिव, आपको पता है क्या होता है, x+y माइनस x×y अपॉन में 100, तो 20 और 35 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 35 और ये 55, 55 माइनस ये कितना हो जाएगा, 70, मतलब 700/100 मतलब 7, तो इसमें से क्या कितना बचा, 48। अब 48 ही आ गया इनका सक्सेसिव, अब 48 और 10 का सक्सेसिव निकालना होगा, तो 48 और 10 58 माइनस 480/100 मतलब 4.8, तो इसमें से डायरेक्ट 5 घटा दो, तो 5 घटाएंगे तो 53 बचेगा, और 0.2 हमने एक्स्ट्रा घटाया था, तो 53.2। इस तरीके से ही कर दो, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने पिछली कई मॉक्स में आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है, 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, अनुपात इतना हो जाता है। वर्तमान आयु बतानी है, देखो आज के समय में वर्तमान में इनका योग इतना है, ठीक है, पिता और पुत्र का, बेटे का योग इतना दे रखा है। आज से 5 साल बाद मेरे को जाना है, तो जब मैं 5 साल बाद जाऊंगा तो इसकी एज में भी 5 ऐड हो जाएगा और इनकी एज में भी 5 ऐड हो जाएगा, तो इनका योग जो है ना वो 10 बढ़ जाएगा। तो आज 78 है, तो 5 साल बाद इनकी आयु का योग 88 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो दे रखा है 7:11, मतलब अगर मैं इनको टोटल करता हूँ 7 4 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू 88 दे रखी है ना। पुत्र और पिता की आयु जो है, इनका टोटल रेशियो में 11 है, एक्चुअली में 88 है, तो 11 रेशियो की वैल्यू 88 है।
ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 सत्ते 56 और 8 चौक 32। पूछा गया इन्होंने पिता की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष बाद है, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात था। तो 5 वर्ष बाद 56 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 51। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। प्रिया एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। आपने देखा होगा, जैसे ही मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन शुरू में पढ़ता हूँ, लिखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि लिख लेते ना आसानी हो जाती है। प्रिया और स्नेहा मिलकर प्रिया और स्नेहा मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। सिंपल, अब इसको इनका एलसीएम निकाल लो। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये जो आता है ये टोटल वर्क होता है, और ये इनका एक दिन का काम होता है। ये दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं, और पी अकेला 1 यूनिट कर रहा है। तो एस जो है वो, सॉरी, पी अकेला 2 यूनिट करता है, तो एस 1 यूनिट कर रहा होगा, है ना। दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं और पी 2 यूनिट करता है, तो एस 1 यूनिट करता है। बिल्कुल। टोटल काम कितना है, 30। पूछा गया स्नेहा अकेले, तो अगर स्नेहा एक दिन में एक काम करती है तो 30 काम 30 दिन में कर पाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। चलिए, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। उस संख्या के 73% और उसी संख्या के 45%। अब देखो, कोई चीज़ 100% होती है, 100% थी वो संख्या, तो उसका 78% होगा 78, और उसका 45% होगा 45। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, अगर ए परसेंट की बात करूं तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, है ना। अरे सॉरी, 73 है, 78 नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा ये 33 का मल्टीपल क्यों नहीं दे रखा। ये 73 है, तो 13 में से 5 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 चौक 8। हाँ, अब दे रखा है मल्टीपल। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या समझा रहा था कि जो चीज़ 100% होती है कोई चीज़, उसका 73% और उसके 45% के बीच का जो अंतर है वो 28% आ रहा है। इट मीन्स कि जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का डिफरेंस 28% आ रहा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 112। ठीक है, तो 28% की वैल्यू 112 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112/28। तो 3 चौक 12, 2 चौक 8, ये 4 बार में जा रहा है, तो 1% की वैल्यू 4 है। संख्या 100% यानी 400। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी का अनुपात इतना, बी सी का इतना, ए बी सी का निकालना है। देखिए चलो, इसको बेफिजूल में हवाबाजी नहीं, बेसिक से कर देते हैं ना। 11, 7, और बी और सी का कितना है, 5 और 19। आपको पता है जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसी को बैठा दो। 7 के बगल में खाली है 7, 5 के बगल में खाली है 5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 पंजे 55। तो अब देखो ए की वैल्यू 55 कहाँ पे है, 55 पहले सबका ही निकाल देते हैं ना। 7 पंजे 35, 19 सत्ते 133। तो 55 35 133, 55 35 133 बी वाला ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं। ठीक है, ये बेसिक तरीके से कर दो, आप खत्म करो। 35 संख्याओं का एवरेज इतना है, प्रथम 18 का इतना है, अंत के 18 का इतना है, मध्य संख्या का मान बताना है। देखो इसमें क्या होता है, 35 संख्याएं हैं, पहली 18 और बाद की 18, टोटल कितना हो गया, 36 संख्याएं दे दी। इट मीन्स कि जो बीच वाली थी इसने डबल बार दे दी। ठीक है, तो हम इसके सम का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 35 संख्याओं का एवरेज कितना है, 6 है। ठीक है, शुरू के 18 का कितना है, 4, और बाद के 18 का कितना है, 9। हमने मान लिया कि जब एवरेज सबका 6 है तो सारी संख्याएं 6 होनी चाहिए, तो ये भी 6 होनी चाहिए थी, बट इनका एवरेज तो 4 है। तो इसमें एवरेज में कितनी कमी है, 2 की। और कितनी संख्याएं, दो दो कम है, 18। तो कुल मिला के इसमें 36 की कमी है। बिल्कुल। इसमें एक्स्ट्रा है 3, प्लस 3 है। और कितनी संख्याओं में, 18 में। तो इसमें कितने की ज़्यादा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना है इसमें, 18 3 54 प्लस। ठीक है, देखो उसको माइनस करना है। 54 में 36 गए 18। बाकी आप इस तरीके से भी, 18 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 18 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 3 में से 2 गया 1, तो 18 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इनके सम का जो डिफरेंस आता है वो कितना है, +18, है ना। अब हमें क्या करना होता है इस सिचुएशन में, जब एक एक्स्ट्रा दिया होता है, जब एक एक्स्ट्रा दिया हो संख्या से, तो इसको जाके एवरेज में जोड़ दूं। और अगर एक कम दिया हो, मतलब यहाँ पे 17 17 दिया होता, तो इसको जाके हम एवरेज से घटा देते हैं। ठीक है, तो 18 और 6 24। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? भाई 360 में उसने बेचा, 10% की हानि हो गई, मतलब 360 उसके 90% के बराबर है मूल्य के, है ना। 10% की हानि मतलब 90% के बराबर है 360। अब मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए। 1% की वैल्यू ये, 120% की है, तो जीरो से जीरो खत्म, 9 चौक 36 और 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय मूल्य अधिकतम है, कौन सा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है? अगर मैं 400 पे 8% की छूट देता हूँ तो कितने की छूट दे रहा हूँ? 8 चौक 32, देखो 8% मतलब 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32 रुपये किस पे छूट दे रहा हूँ? किस पे? 400 पे। ठीक है, तो 400 पे 32 रुपये की छूट कितना हो गया? 70 में से 2 गया 368। ठीक है, यहाँ पे 368 रुपये की कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ। अब 240 की पर 12% की छूट दे रहा हूँ। इसने पूछा कौन सा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं 240 पे डिस्काउंट लगाऊं 12% का। मुझे पता है यहाँ तो मैं 368 की बेच रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 240 पे डिस्काउंट ना भी दूँ और 240 की ही बेच दूँ, तब भी मैक्सिमम तो ये वाला रहेगा ना, 300 से ज़्यादा का है। तो इस पर मैं डिस्काउंट चेक ही नहीं करूँगा कितने का आएगा। 500 रुपये पे 7% का डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 7 पंजे 35, तो 35 गया तो कितना बचा? 465। ठीक है, अब वही चीज़ जब मेरे को 465 मिल गया, तो अब मैं इसके 320 के 10% को भी घटाऊंगा तो भी रहेगा तो ये 320 से कम ही, और 465 से भी तो कम ही है नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो इसी का दिख रहा है मेरे को सेलिंग प्राइस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ में आपको समय देना है, किस में नहीं देना है। ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो दर बतानी है आपको, पता है, देखो 3 वर्षों में राशि इतनी थी, 5 वर्ष में इतनी हो गई, तो कितना ब्याज बढ़ गया? 2000 का। तो हमें ये पता चल गया कि 2 साल में 2000 रुपये ब्याज बढ़ जाता है। और आपको पता है साधारण ब्याज हर साल सेम ही मिलता है। ठीक है, तो 2 साल में 2000 बढ़ा तो 1 साल में 1000 बढ़ रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब 3 वर्ष बाद अगर 13,000 रुपये हो चुके हैं, तो इसमें 3 वर्ष का तो ब्याज शामिल होगा। तो 3 वर्ष का मतलब 3000, तो 3000 रुपये इसमें ब्याज शामिल है 13,000 में, तो यानी वो राशि 10,000 रुपये रही होगी। 3000 का ब्याज मिलके वो 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो 10,000 रुपये पर 1,000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो कितना हो गया? 1/10 मतलब 10%। बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात इतना है, श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का इतना है, राम के वेतन घनश्याम का अनुपात बताना है। सिंपल क्वेश्चन, वही रेशियो का। राम के वेतन और श्याम का वेतन कितना है? 3:4। श्याम के वेतन का और घनश्याम, श्याम और घनश्याम, तो श्याम और घनश्याम के वेतन का अनुपात कितना है? 5:6। किसका पूछा? राम का और घनश्याम का अनुपात पूछा। खैर इन तीनों का निकाल देते हैं पहले। 4 के बगल में जगह खाली है तो 4, 5 के बगल में खाली है 5, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। पूछा किसका है? राम का और घनश्याम का। तो राम का 15 और घनश्याम का 24, तो 15:24। ये नहीं दे रखा, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5:8। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्न समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। चलिए कलर बदल लें हम, बहुत देर हो गई रेड के साथ। हाँ, 540 के 42% के इतने परसेंट के, का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू 42% का 11/14 का 5/9 बराबर किसी का स्क्वायर है और -45 है। ठीक है, तो 10 से पहले रेड से काटते हैं ना, कटपिट में कुछड़ बुछड़ ना हो जाए। तो ये इससे खत्म, और किससे काट सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसको काट सकते हैं किससे? पहले इसको काट देते हैं, 9 6 54, इसको काट दिया इससे 2 तिया 6, 14 तिया 42, नीचे का सब खत्म, 3 तिया 9, 11 निम्मा 99। तो किसी के स्क्वायर में से अगर मैं 45 घटाता हूँ, अगर मैं स्क्वायर में से 45 घटाता हूँ तो 99 बचता है। तो मैं इसमें इधर लाऊंगा इसको तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। 9 5 14, 9 4 13 और 1 14। तो एक्स स्क्वायर 144 है, यानी कि किसका स्क्वायर है ये? किसका है? 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर ही तो होता है 144।
चलिए, इसने क्या पूछा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। जब इस तरीके से होना तो आप सीधा क्या कर दो, बड़े वाले की क्यूब करो, है ना, बराबर छोटे वाले कितने बनाए जा सकते हैं, एन लिखा, फिर उसकी क्यूब कर दी जो इसकी रेडियस है। ठीक है, रेडियस की क्यूब कर रहा हूँ, अभी पूरा समझाऊंगा लॉजिक इसका। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे इसके 8 आ गया, तो ये कितना 4 चौक 16 चौका 64, तो 8 से 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8। बाकी इसका बेसिक क्या है देखो, हमें पता है कि बड़े वाले गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाया जाएगा तो उनका आयतन सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर रहेगा छोटे वाले का आयतन पाई आर की क्यूब। और ये कितने एन मान लिए हमने कि एन संख्या में होंगे गोले। ठीक है, क्योंकि भाई इसका जो बड़े वाले का वॉल्यूम है ये छोटे वाले जो एक का वॉल्यूम है इंटू सभी का वॉल्यूम, है ना, जो भी इससे छोटे छोटे गोले बनेंगे उन सब का वॉल्यूम बराबर बड़े के वॉल्यूम के होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाता है, यहाँ पे आर स्क्वायर आर की क्यूब बचता है और यहाँ पे आर की क्यूब बचता है और एन बचता है। तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। ठीक है जी, चलिए, इसने क्या बोला, 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। क्या पूछ रहा है, धनराशि साधारण ब्याज की कितनी दर पर, किस रेट पर 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी। तो भाई 4500 से इतनी हो रही है, मतलब 5500 6500 25, यानी 2025 रुपये इसमें बढ़ रहे हैं, कितने साल में, 5 साल में। तो मैं देख लूँ एक साल में कितने बढ़ेंगे, तो मैंने देखा 5 चौक 20 0 5 पंजे 25, तो एक साल में राशि 405 रुपये बढ़ेगी। ठीक है, तो भाई 405 रुपये का ब्याज मिलेगा एक साल में, कितने रुपए पे थी कितनी धनराशि, 4500। इस पर एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो इंटू 100 करेंगे तो रेट आ जाएगा बिल्कुल जीरो से, ये जीरो खत्म, और 49 बार में जा रहा है दिख रहा है, बट आप कर लो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 इधर गया, 9 पंजे 45, 5 निम 45, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आराम से स्मूथली चल रहे हैं अभी तक, क्वेश्चंस बहुत इजी इजी आ रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड हल्की हल्की सी बढ़ाते हैं। एक ट्रेन इतने की चाल से चल रही है, ट्रेन इतने मीटर लंबी है और इतने मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। ये सवाल बार बार हम करते हैं, आपको पता है, हमने बताया जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी दूरी के बराबर। लेकिन जब ट्रेन किसी सुरंग या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपना प्लस उस प्लेटफॉर्म या सुरंग का मिलाकर। ठीक है, तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगी, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो ये कितना हो गया, 5 5 10, 13 और 1 14, और 9 5 14 और 1 15, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अपॉन में स्पीड क्या है इसकी, अब देखो ये मीटर में है डिस्टेंस, इतना मीटर है, और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। ठीक है, तो 99 से मीटर प्रति सेकंड मतलब बड़े से छोटे पे 5/18, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 55/2, तो 55/2। अब इसके नीचे फ्रैक्शन में जो भी होता है ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से 2 हटाया, ऊपर ले गए इंटू 2। ठीक है जी, बराबर टाइम होता है और टाइम ही पूछा है तो इसको काटो, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44 जीरो, अभी 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूनी 56, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो इसको काटो भाई। अगर आपको नहीं कट रहा तो 7 से काट देते हैं, 7 या 21, ये 7 से कितनी बार में, 7 एकम 7, 2 इधर गया, 7 या 21, 4 इधर गया, 7 6 42, और 5 इधर गया, 7 8 56। अब 3 से काटें, 3 चौक 12, और इधर गया 3 पंजे 15, 3 6 18, 4 5 6 इंटू, यहाँ पे कितना आएगा, 42 एकम 42, 4 इधर गया, 42 एकम 42, माइनस 8 तिया 24, 2 इधर गया, 8 6 48, 2 50, 5 8 पंजे 40 और 5 45। ठीक है, बराबर किसका क्यूब है। अब देखो आप ना एक बार ऑप्शन से चेक करो, पूरी कैलकुलेशन आई थिंक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप देखो जब मैं इसको इंटू 6 करता हूँ, है ना, पूरा से इंटू 6, एंड में यूनिट डिजिट का 6 आना है, ठीक है, इसका 4 आना है यूनिट डिजिट, ठीक है, तो एट द एंड ये क्यूब है किसी का यहाँ पे बराबर, तो एट द एंड आना यूनिट डिजिट 2 है,
तो अगर मैं ये देख लूँ कि किसकी क्यूब के एंड में 2 आता है तो वो आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन एक जैसे दिख गए, मतलब 2 ऑप्शन अगर सेटिस्फाई कर गए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा आंसर। तो ये 3 3 होती है 27, इसके एंड में 7 आता है तो ये नहीं होगा। 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32, तो 512, इसके एंड में 2 आता है तो ये हो सकता है। इसके एंड में 3 आता है, इसके एंड में 5 आता, हो ही नहीं सकता। तो केवल ये ऑप्शन नंबर बी है जिसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। इस तरीके से आप स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए, 15,000 रुपए की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे और तीसरे वर्ष के सीआई में अंतर कितना, ये बताना है। दूसरे और तीसरे वर्ष के सीआई में अंतर बताना है। तो बेसिक से कर देते हैं ना, इतना क्या सोचना। लो, कलर बदल देते हैं और बेसिक से करो। 15,000 रुपए की राशि है, बिल्कुल है, ठीक है। तो 16% का मतलब होता है 4/25। तो 25 से 29 हो रही है, मतलब 4 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी, 4 के तो मल्टीपल सारे ही हैं। खैर चलिए बेसिक से ही करते हैं। इसका पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसका 16%, है ना। पहले साल उतना ही मिलेगा 16%, तो वो कितना हो गया, 16 पंजे 80, और 8 16 कम 16, 20 4 24, 240, ये हो गया ना। 16 पंजे 80, 8 16 ठीक है। दूसरे साल 240 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसका भी 16% मिलेगा, इसका भी 16% मिलेगा। सॉरी, सॉरी, इसका भी 16% मिलेगा, है ना। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा, 16 पर, एक सेकेंड, 16%, तो यहाँ जीरो डबल जीरो आता है, ठीक है। 16%, 2 जीरो कटेगी ना, तो इसके बाद एक जीरो ये बची हुआ आ गया। तो ये जीरो से 2 जीरो कट गई, 16%, तो 16 चौका 64, 4 6 16 दूनी 32 और 6 38, तो 384 रुपये यहाँ पे और मिलेंगे। तो ये दूसरे साल का आ गया। अब तीसरे साल में क्या होगा भाई, देखो ये 2,400 तो मिलेगा ही मिलेगा तीनों साल। अब इसका ब्याज भी इसमें जुड़ेगा, इसका ब्याज भी इसमें जुड़ेगा, और इसका ब्याज भी, पिछला जितना भी मिला है सबका ब्याज इसमें जुड़ेगा। इसको ट्री मेथड कहते हैं सीआई निकालने का, ठीक है। तो इसका हमें 16% पता है, 384, ठीक है। इसका हमें 16% पता है, 384, ठीक है। इसका 16% निकालना है ना। तो इसका 16% जो है वो पॉइंट्स में कुछ आएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं कि ये कितना, 16 चौका 64, तो एंड में 4 आएगा और फिर पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, क्योंकि नीचे 2 जीरो भी तो है, 16% निकालना है तो नीचे 100 भी आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे एक संख्या ऐसी भी जुड़ेगी जिसके बाद 0.4 आएगा, है ना। तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे, ये तो कंप्लीट संख्या है, और ये वाली संख्या ऐसी आने वाली है जिसके एंड में 0.4 आएगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में भी तो 0.4 आना चाहिए। दिख रहा है ना आपको ऑप्शन सी में। आप कैलकुलेशन से बच सकते हो कि आपको पता चल गया यहाँ पे, इसमें जब हम यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हैं इसका 16% तो 0.4 आ रहा है, और ये वाली संख्या तो पूरी है। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0.4 भी तो बचेगा। जैसे मैंने कहा, मैंने 4.4 में से 2 घटाया, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 0.4 तो बचेगा ही बचेगा, और 2 पूरा बचेगा। समझ पाए बात को। तो इस तरीके से आप स्मार्टली कर सकते हो। अगर पूरी कैलकुलेशन करनी है तो भाई पूरी कैलकुलेशन करो। क्या पूछा है, 9 अंक की संख्या ये है, 9 अंक की संख्या डैश 99 से विभाजित है, तो 2a+b, 2a+b क्या, 2a+b, ठीक है, का मान बताना है। तो भाई 99 से जो विभाजित है वो 11 और 9 दोनों से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। तो पहले 9 से देख लेता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारा जो सब अंकों का सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 3 7 और 2 9, ये खत्म यहाँ तक। तो 2 2 4 3 7 और 1 8, तो इन दोनों का या तो 1 आ जाए तो ये 9 बन जाएगा, या फिर 10 आए इन दोनों का सम तो ये 18 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कट सकता है, ठीक है। अब 11 से कटने का क्या होता है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इसको जोड़े, फिर एक छोड़ के एक जोड़े, और उनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो देखिए जोड़ते हैं हम, बी और 3, 3 2 5 और 2 7 और 3 10। तो पहले वाले का है 10+b, ये आ गया इनका डिजिट्स का सम। अब इसमें ए है तो 1 और 2 3 और 4 7, तो 7+a आ गया, ठीक है। या तो इनका डिफरेंस 0 आए या फिर इनका डिफरेंस 1 आए, और a+b की वैल्यू या तो 1 या फिर 10 रहे, तब ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। तो अब मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं तो इसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी अगर 1 बनाना है तो।
तो इसकी जीरो रख के तो कितना है, 10 में से 8 गया, 2 नहीं बन सकता। अगर इसकी एक रख दूं, इसकी जीरो रख दूं तो भी नहीं बन सकता, नहीं। तो इनका सम हमें 10 बनाना पड़ेगा, एक तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी, 9 रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इन दोनों का सम 10 रहना चाहिए ना। 9 से तभी कटेगा वो, 9 से भी काटते हुए चलना है ना। तो ये 19 हो गया, ये 8 हो गया, तो 19 में से 8 गया, कितना बचा, 11। लो पहले पे ही सेटिस्फाई कर गया। नहीं तो हम क्या करते, फिर इसको 2 बनाते, इसको 7 बनाते, इसको 3 बनाते, इसको 6 बनाते, 7 बनाते, इसको 2 बनाते, इसको 8 बनाते, और इसको 3 बनाते, इसको 7 बनाते। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करके देखना था। जहाँ पे भी इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता, वो आंसर हो जाता। हमें पहले बार में दिख गया ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 9। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 2a मतलब 2, और बी 9, 9 और 2 11, ऑप्शन नंबर बी, 9 2 11। चलिए, जब कोई संख्या 40 जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाए तो स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। आपको देख के पता चल जाना चाहिए, इसमें 25% की वैल्यू 40 है। तो 4 चौक 16, 160, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, कोई संख्या 100% होती है, बिल्कुल। इसको मैंने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 40 से बढ़ाया, तो ये कितनी हो गई, 125% हो गई। भाई 100 से 125% कब होगी, जब उसमें 25% बढ़े, है ना। और 25% बढ़े तब वो 125% हो जाएगी। बट 25% ना बढ़ के 40 बढ़ रहा है, तो 40 जो 25% की वैल्यू है ना। अगर 25% 40 है तो 100% 4 चौक 16। समझ पाए। आप सभी समझदार हो तो जल्दी समझ गए होंगे, आई नो। 8,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर है, और 3/2 वर्ष का समय है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो भाई अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है और 10% रेट है। आपको पता है जब अर्धवार्षिक रूप से होता है तो टाइम को डबल कर दो और रेट को आधा कर दो। तो 3/2 मतलब 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए है। रेट कितना हो गया, 10 से 5, आधा हो गया तो 5% हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि 5% से 3 वर्ष का CI निकालना है हमें। ठीक है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो राशि कितनी हो रही है, 20। कलर बदल देते हैं ना। तो राशि कितनी हो रही है, 20 से 21 हो रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो 3 साल तक ये प्रोसेस चलेगा, 20 से 21 वाला। 3 साल का ब्याज चाहिए ना हमें, 3 साल के लिए। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8,000 ये हो गया। और 21 का क्यूब क्या होता है भाई, 9,261। यही होता है ना। हाँ यही होता है, 9,261 ही होता है, हाँ। ठीक है। बाकी अब यार करके देख लो, अगर दिक्कत है तो। 21 एकम 21, 84 85 86, 84 और 6, 90 2 92। ठीक है। ठीक है, तो 8,000 रुपये की राशि 9,261 हो जानी चाहिए। और लकीली इसमें ऑप्शन, इसमें जो वैल्यू बहुत ईजी दे रखी है, राशि भी 8,000 ही दे रखी है। मान लो इसका कोई मल्टीपल दिया होता, 16,000 दी होती, तो 8,000 की वैल्यू 16,000 मतलब एक की दुगनी हो गई, तो इसकी भी दुगनी कर देते। अब 8,000 की राशि इतनी हो जा रही है, तो कितना ब्याज मिल रहा है इस पे, 1,261, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से चलते हैं, थोड़ा है ना टाइम हमने ज़्यादा, थोड़ा आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं हम इनको। आशु की चाल विशु की चाल से इतने प्रतिशत, सॉरी, आशु की चाल विशु की चाल से 15% अधिक है। आशु की चाल इज इक्वल टू विशु, वी होना चाहिए बट बी लिख दिया मैंने। चाल से 15% अधिक है। ठीक है। एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, लेकिन आरंभ में विशु आशु से कुछ दूरी आगे था, लेकिन आशु के चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है। यदि आशु उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है तो उनके बीच की दूरी कितनी थी। 6 घंटे बाद पार कर रहा है, 15 छिक्का 90, 90 किलोमीटर होनी चाहिए। देखो इनके बीच में कुछ दूरी थी और 6 घंटे बाद इनने पार कर दिया आगे वाले को, तो जो ज्यादा वाला था वो पीछे होगा जब भी तो पार कर रहा था। तो जो ज्यादा वाला था उसकी स्पीड 1 घंटे में 15 ज्यादा थी, मतलब 1 घंटे में वो दूसरे से 15 एक्स्ट्रा चल रहा था। तो 6 घंटे में वो 90 एक्स्ट्रा चल रहा होगा, तभी तो जाके पार करेगा वो 6 घंटे में। तो भाई 90 किलोमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस होगा। इजी क्वेश्चन। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वो होता है इनका एलसीएम। बाकी हम करते हैं ऑप्शन से, सीधा सीधा चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 120। 5 से कट रही है, बिल्कुल 5 से कटेगी। 6 से 6 दूनी 12, ठीक है। 8 एकम 8 पंजे 40, ठीक है। 10 से कट रही है, 12 से कट रही है, तो ये तो सबसे कट रही है, तो सबसे छोटी संख्या यही है, तो ये आंसर हो गया। बाकी चेक ही नहीं करना, सबसे छोटी संख्या पूछा उसने। बाकी अब आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो भाई एलसीएम निकाल दो, हमें कोनो दिक्कत नहीं।
हम करेंगे भाई, इसको क्या बोला इसने, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। फिर वही चीज़, एक ही चीज़, कि इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। आपको मैंने बताया था ना मैथ्स वाली सीरीज में, तो 1/8 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 12.5% होती है। बिल्कुल। 2/12 मतलब 1/6, और 1/6 की वैल्यू आप सभी को पता है कि 16.66 होती है। ठीक है। 3/16, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3/16, 300/16, तो ये हो गया 16 दूनी 32। तो अप्रोक्स 20%, मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा 20% से थोड़ा कम है ये। ठीक है। और ये क्या है, 4 एकम 4 पंजी ये तो एग्जैक्टली 20% ही दे दी। ठीक है, तो सही लिखा मैंने यहाँ पे, सही किया कि मैंने इसको थोड़ा सा कम लिख दिया, 20% से हल्का सा कम है ये, क्योंकि यहाँ पे 32 होता तब होती ना ये, बट है तो 300। खैर, पूछा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न, तो कंप्लीटली 20% ही है, तो ये वाली सबसे बड़ी है ना। हाँ, 20% वाली। तो 4/20, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 महिलाएं और 15 पुरुष, सॉरी, 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला उस एक अकेली महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं, तो अकेला पुरुष कितने दिन में कर देगा। 20 महिला प्लस 15 पुरुष जिस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, उसी सेम काम को अकेली महिला, एक महिला कितने दिन में पूरा कर देती है, 150 दिन में पूरा कर देती है भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 छिक्का 120 मेल, प्लस 15 छिक्का 90, ये क्या था, फीमेल, महिला थी ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 20 महिला 15 पुरुष, पुरुष 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 पी, 15 छिक्का 90 पी बराबर 150 एम। ठीक है, तो 120 इधर जाएगा तो 30 बन जाएगा, तो 90 पुरुष इज इक्वल टू 30 महिला। तो ये 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9, 3 एकम 3, एट द एंड आया क्या, 3p इज इक्वल टू 1m। यानी महिला की एफिशिएंसी 3 है, महिला एक दिन में 3 काम करती है, पुरुष एक दिन में एक काम करता है। तो एफिशिएंसी इनकी क्या है, ये महिला की 3 और पुरुष की 1। बोला क्या इसने, एक महिला पूरा काम 150 दिन में कर सकती है। अगर एक महिला 150 दिन में पूरा काम कर सकती है, तो पुरुष कितने दिन में करेगा, 3 गुना, यानी कि 45, 0, 450 में। कैसे, कि महिला और पुरुष की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1 और 3, तो इनके काम का रेशियो कितना होगा, 3 और 1। एफिशिएंसी और वर्क का रेशियो, डेज का रेशियो जो है वो उल्टा होता है। और फिर बेसिक से सोचो आप, कि एक महिला एक दिन में 3 काम करती है और पुरुष उसका 1/3 कर रहा है, तो उसको 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा ना पुरुष को। सिंपल सी बात है। तो 150, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप इस चीज़ को तो समझते हो कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो वर्क या टोटल डेज के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, 450, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक वर्ग का परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, चारों भुजाओं का योग। तो ये कितना है, 3 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो उसकी एक भुजा 31 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 31 गुना 31। यूनिट डिजिट एक आएगा, और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट एक है, तो आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं। पी 20 घंटे में और क्यू 30 घंटे में भर सकता है। एक साथ खुल जाए तो टंकी कितनी देर में भरेंगे, ये भी कोई क्वेश्चन है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 2 5, ये होता है टोटल वर्क। ये होता है अकेले एक एक दिन में या एक एक घंटे में कितना करेंगे, 5 एक घंटे में, तो 60 वर्क 12 घंटे में 12, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। तो भाई इसमें तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, यही होगी ना। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे कैसे भाई, 7 और 13 20, 5 25, 5 30, 40 और 1 41, 41 इनका सम हो गया। एवरेज आपको पता है क्या होता है, एवरेज होता है सभी का योग अपॉन में सभी की संख्या। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो 6 6 36, 6 पॉइंट समथिंग, दो ऑप्शन है। 6 6 36, 4 और 1 5, 50, तो पॉइंट के बाद 6 8 48 और 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को इतने में बेचने पर गीता को 12% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए किस पर बेचना है। सेम क्वेश्चन अभी किया था पीछे भी। 12% की हानि हो रही है, तो ये जो है 5280 कितने प्रतिशत के बराबर है,
12%, कोई चीज़ 100% होती है, 12% चली गई तो कितनी बची? 88%। तो 88% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू अपॉन 88 कर दिया हमने, तो 1% की वैल्यू आ गई। 12% का लाभ चाहिए हमें, तो 100% टोटल होती है, 12% का लाभ मतलब 112 की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की ये वैल्यू है, 112% की निकाल के लिए इंटू 112 कर देंगे, ठीक है। 4 2 8, 4 2 8, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 22 यानी 11 से कटेगा ही, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 44 के बाद कितना बचा? 6 और 2 8, 11 8 88, 0। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 14 8 112। यहाँ पे 11 बचा, 14 चौका 56, 57 और 10, 67 20, ऑप्शन नंबर बी इज द हीरो। चलिए, इसने क्या बोला? एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है, आयत की भुजाएं इतनी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बताना है कितना है। वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर है 2 × L + b के, ठीक है। परिमाप ये होता है आयत का, और इनकी भुजाएं कितनी दे रखी है ये? तो 15 और 7 22, 22 दूनी 44। अगर 2 पाई r 44 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो गया। ये तो बहुत बचपन से करते हुए आ रहे हो ये तो और रेडियस होगी 7। खैर, पूरा करके देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई r अगर 44 है तो r की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 2 × पाई × ये 7 इधर गया, और अपॉन में 44 आ गया, 44 से 44 कटा तो r की वैल्यू आ गई 7। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, तो πr², 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। ये तो बचपन से 7 रेडियस मान के करते हुए आ रहे हैं, छठी पांचवी क्लास से। चलिए, क्या बोला इसने? किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जानी है, तो इससे एक नया भिन्न इतना प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? बेफिजुल में एक्स वाई मत मानना, टाइम खराब होगा। मैंने मान लिया 100/100, बेफिजुल की टेंशन ही खत्म कर दी, ठीक है। तो भाई, ये अंश होता है ऊपर वाला, और ये हर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश में 12% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया? 112। उसके हर में 8% की कमी हुई तो ये कितना हो गया? 92, ठीक है। नया भिन्न कितना बचा है? कितना आया? 16/17। ये एक्चुअल है, ये मेरा माना हुआ है। मेरे मानने हिसाब से ये है, एक्चुअली में ये है। तो मेरे मानने के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ कितनी है? अगर मैं ऐसे कर दूँ, 1 × मेरे मानने के हिसाब से 112 यूनिट अपॉन में 92 यूनिट आया है, ठीक है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू में निकाल दूंगा, 100 यूनिट अपॉन में 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये 92 यहाँ पे अपॉन में, तो यहाँ पे जाके इंटू में हो गया, ठीक है जी। अपॉन में 112 नीचे आ गया, ठीक है। 16 × 16, 16 × 7 112, ठीक है। ये क्या है? 92। और 17 से कट रहा है, 17 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 17 × 7 119। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। और यही आंसर आएगा। कहाँ गया, कहाँ गया? है क्या? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई तो इंटू 100 करेंगे तो ये 100 यूनिट की वैल्यू आ गई। जब अपॉन में ऐसे करूंगा मैं 119, तो ये 100 से 100 कट गया, ये 119 ऊपर जाएगा, और ये 119 नीचे आएगा। समझ पा रहे हो आप? और ये जब यहाँ पे 119 आएगा, यहाँ पे 119 कट कट के कितना आ जाएगा? 1/1, जो हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है। बाकी आप सीधी सी बात समझ लो, 1 यूनिट की जो वैल्यू आती है वही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करते हुए अपने कार्यस्थल पर जाता है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला सामान्य समय बताना है। सामान्य चाल के 5/8वें भाग से जाता है वो, तो अगर उसका जो जो क्या कहते हैं, स्पीड स्पीड का अगर रेशियो देखूं, पहले वो 5 की चाल से जाता है और फिर बाद में 8 की चाल से जाता है। सामान्य चाल उसकी 8 है, बट अभी फिलहाल कितने की चाल से जा रहा है? 5 की चाल से। तो सामान्य समय 8 है, अभी का 5 है, सॉरी, सामान्य चाल 8 है, अभी की 5 है। तो चाल का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है, उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो। अगर डिस्टेंस सेम है तो अब टाइम का रेशियो आ गया 8/5। तो सामान्य से उसको 5 समय लगता है, तो 5 की स्पीड से उसको 8 समय लगता है।
कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और वैसे कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा लग रहा है एक्चुअल में समय? 36 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू 12। पूछा गया है सामान्य समय। तो भाई सामान्य समय 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 पंजे 60। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ए, बी, सी और डी ने किसी व्यवसाय में इस रेशियो में निवेश किया। सी का लाभ इतना है, ए और बी का कुल लाभ कितना होगा? बार बार हर मॉक में आ रहा है लगभग। आपको पता है जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो प्रॉफिट का भी ये होगा। सी को कितना मिलना चाहिए? 9 हिस्सा मिलना चाहिए। तो 9 रेशियो की वैल्यू इतनी दे रखी है। पूछा गया ए और बी का कुल लाभ, तो ए और बी का कितना है? 10। 7 और 3 10। 10 की वैल्यू निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। ये 9 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए अपॉन 9। तो 9 9 81, 8 इधर गया, 9 9 81, 990। 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो एंड में 10 से इंटू कर दिया तो 900, सॉरी 9900। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। इट मीन्स कि आपको वो इनका जो योग है, जो किसी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो 3 से विभाज्य है और 9 से भी है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इनका सम जो है, सभी अंकों का जो सम है वो 3 से विभाजित होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर 9 से विभाजित नहीं होगा तो 9 से विभाजित नहीं है, 3 से होगा तो 3 से है। तो पूछा क्या, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो भाई ए और बी की वैल्यू इसमें ऑलरेडी पुट करके दे दी है। शुरू में 2 3 और 6 8, 2 3 6 8 इसमें भी है, 2 3 6 8 इसमें भी, 2 3 6 8 दो। ठीक है, ऑप्शन सही दे रखे हैं। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे 2 3 6 8 दे रखा है, यहाँ पे कुछ और लिख देता है। तो ए और बी की वैल्यू यानी ये और ये अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को पहले सबसे बड़ी संख्या को चेक करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 23,000, 23 8, तो ये तो नहीं है। 23 7 ये भी नहीं है। 23 9 ये भी, ये और ये इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? 685 688 ये वाली बड़ी है। पहले नंबर पे इसको चेक करूंगा और फिर इसको चेक करूंगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से इसको चेक करूंगा तीसरे नंबर पे, फिर इसको। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछिए। तो ये 3 और 9 से कट रही है, देखो 3 2 5 9 5 14 6 20 8 28, 28 और 30 और 6 36। तो ये 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो ये वाली नहीं होगी। अब इसको चेक करता हूँ। 3 2 5 9 5 14 6 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 और 3 33। ये 3 से कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही है, तो सी होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 रुपये प्रति किलो के चावल को 42 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए कि दोनों मिश्रण का इतने रुपए में बेचने पर 12% का लाभ हो? सेम क्वेश्चन बहुत बार मॉक में किया है भाई। इस इस वाले रेट के चावल इस वाले रेट के साथ मिलाए गए, है ना? तो मिश्रण जो हुआ उसका जो रेट है, जो भी रेट आया उसमें 56 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। तो मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ, है ना? ये 12% का लाभ होता है 56 रुपये में बेचने पे। तो मैं ये निकाल लूँ कि मिश्रण एक्चुअली में कितने रुपए का पड़ता है। तो 56 रुपये का बेचें तो 112% का लाभ है, यानी 56 रुपये की वैल्यू 112% के बराबर है। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे? 4 एकम 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। तो इसको काट देता है क्योंकि 28 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 28 दूनी 56, 25 दूनी 50। तो जो मिश्रण बना होगा उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 50। अगर हम 60 रुपये वाले चावल को और 42 वाले चावल को जो हम मिलाएंगे तो उसका जो मिश्रण बना होगा वो 50 रुपये का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा उसका। ठीक है, इसीलिए वो 56 रुपये बेचता है तो 12% का लाभ होता है। तो इसको मिटाते हैं, 50 याद रखते हैं। 50। उसने बोला क्या भाई, 60 रुपये वाला चावल मिलाया और 42 वाला चावल मिलाया, तो ओवरऑल इतने रुपए का वो हमें पड़ा। पूछता क्या है कि किस रेशियो में मिलाया, तो रेशियो ऊपर होता है, यहाँ पे आती है इनकी क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी होती है नीचे जो रेशियो आता है उसके रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे, एलिगेशन लगाने, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। कितना है? 10। कितना है? 8। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। जो नीचे रेशियो आता है वही सेम इनका रेशियो होता है। तो ये कितना आ गया? 4 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ गए हम रीजनिंग पे। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग को शुरू करते हैं। क्या बोला है? क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो भाई इसमें क्या हो रहा है? +1। इसमें क्या हो रहा है? +4। स्क्वायर्स को सम कर रहा है, देखते लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 4। यहाँ पे नहीं हो रहा भाई, 9 होना चाहिए था ना सम, तो 9 नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 7 6 13 और
तीन दो पाँच, तो तीन दो पाँच, यानी कि शायद स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लग रहा हो। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है। प्लस प्लस कितना हो रहा है भाई? 6, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6 गया 1। तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, अब 5 की क्यूब प्लस हो रही होगी पक्का। तो 5 पंजे 125, 5 पंजे 25 में 125, तो 125 अगर इसमें प्लस करें तो कितना है? 9 5 14, 9 10 2, बिल्कुल। यहाँ पे 5 की क्यूब प्लस हो रही है, तो आगे 6 का स्क्वायर प्लस हो रहा होगा। 36 में प्लस, 36 में प्लस करेंगे 240। देखो इसने क्या किया, पहले 1 का क्यूब प्लस किया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपको नंबर्स को देख, डिफरेंस के नंबर्स को देखते ही पता लगना चाहिए भाई। 1 4 9, ये 27, ये सब क्या है? स्क्वायर और क्यूब सी तो है। ठीक है, संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है तो कौन सा समीकरण सही होगा? तो 4 और 8 को बदलें। तो मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है कि आप पहले ये देखो कि जो डिवाइड है, जहाँ पे डिवाइड है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि आंसर कंप्लीट आ रहा है। तो डिवाइड की जगह पे क्या संख्या आएंगी? 8 और 4 को बदलना है, तो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। डिवाइड में कोई मतलब नहीं हुआ, तो यानी कि 2/3 होगा ये, और इनटू में यहाँ पे 4 है, तो ये कटेगा ही नहीं पूरा, है ना। अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो कट नहीं रहा ना पूरा, तो कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैंने दूसरे वाला ऑप्शन को देखा, 2 और 4 को चेंज किया, तो 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब फिर से मैंने 4/3 और इंटू 8 है यहाँ पे, यहाँ पे 8 है। अब ये कंप्लीटली कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, तो यानी कि नहीं होगा ये। आंसर तो कंप्लीट आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, तो नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। 3 और 8 को, इसको मिटा दूं एक बार, कुचुर पुचुर हो जाती है नहीं तो। 3 और 8 को चेंज करना है, तो 8, 3 की जगह क्या आ जाएगा? 8, और 8 की जगह 3। अब वापस से क्या होगा? 2/8 इंटू 3। अब भी नहीं कट रहा, तो एकम 2 2 6 8। अगर यहाँ पे 4 होता तो कट जाता, अब भी नहीं कट रही, तो भाई ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, बाकी इसको रख के देखो। अब 3 और 4, देखो क्या था। ये मिट गया था ना पहले, इसमें मैंने मार्कर चला दिया। 3 और 4 को बदलना है, 4 की जगह 3, प्लस 2 की जगह 2, और 3 की जगह 4 इंटू 8। देखो अब 4 से 8 कट जाए, 4 से 8 कट जाएगा, खत्म काम। -1, तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, तो 4 3 7, 7 में से 1 गया 6। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई हो गई। एक दो ऑप्शन ही पुट करने हैं, बट थोड़ा इंटेलिजेंस आप अपनी दिखानी है ना, हल्का सा लॉजिक चेक करना है। मैंने केवल डिवाइड से चेक किया, बेफिजूल का टाइम ही बचा दिया। चलिए, इसने क्या बोला है? कौन सा प्रश्न जवाब देने के लिए उपयुक्त है? देखते हैं भाई। एक्स के कितने पुत्र हैं ये बताना है। डब्ल्यू के वाई एवं वाई व जेड भाई हैं। वाई एंड जेड आर ब्रदर्स ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के भाई हैं वाई और जेड। ठीक है, दोनों भाई हैं, बिल्कुल एक वाली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी क्या है? जेड की माता डब्ल्यू के पिता की पत्नी है। अब पहले ये देखो, एक्स के कितने पुत्र हैं, यहाँ से कुछ दिख रहा है पहली स्टेटमेंट से? पहली स्टेटमेंट से तो साफ हो ही नहीं रहा, एक्स ही नहीं है यहाँ पे, तो इनके पिताजी लापता हैं, दिख नहीं रहे। जेड की माता डब्ल्यू के पिता की पत्नी है, तो जेड की जो माता है, जेड की माता डब्ल्यू के पिता की पत्नी है, तो जेड की कोई माता है यहाँ पे, और वो डब्ल्यू के पिता, तो डब्ल्यू के जो पिता होंगे उनकी पत्नी होंगी, इसमें कोई बताने की बात थोड़ी है। अबे भाई, ये नाजायज संबंध दिखा देते हैं भाई। जेड की माता जो होगी वो डब्ल्यू के पिता की ही तो पत्नी होगी। यहाँ पे उनके पिता होंगे, यहाँ पे उनके, उन पिता की जो है वो पत्नी होंगी यहाँ पे। तो अभी भी मुझे एक्स तो कहीं भी दिख ही नहीं रहा ना, एक्स कहाँ पे है? एक्स का तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं आंसर देने के लिए। दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, या फिर इन्होंने थोड़ा टाइपिंग में एरर कर दिया हो, तो पता नहीं। इस हिसाब से तो जेड दिख ही नहीं, एक्स दिख ही नहीं रहा कहीं, तो ये होना चाहिए भाई। बाकी देख लेंगे क्या होगा। चलिए, इसने क्या बोला? एस, पहले से पहले का चेक करना है पहले, और फिर पहले से लास्ट का चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप ये रहता है हमारा, STUV W +4 हो रहा है। ओ से एच पे क्या हो रहा है भाई? ओ से एच पे 8 7 15, +4 -15 में से 8 गया 7, और फिर ए से बी पे प्लस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। एस से जेड पे, तो STUV W X Y Z +7,
ओ से वी तो 15 7 22 प्लस 7, ए से एच 1 और 7 8 प्लस 7, पी से डब्ल्यू 16 23 प्लस 7, सभी में प्लस 7 हो रहा है पीछे से। तो 8 में प्लस 7 करेंगे 15, यानी कि ओ आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब 15 में 7 करेंगे प्लस क्या आएगा, 15 में 7 करेंगे प्लस आएगा वी, 22 आएगा ना। तो प्लस 7 किया, ओ में तो क्या आ गया 22, मतलब वी आ गया, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो ये आ गया, ये खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए भाई चलिए, इसने क्या बोला, बी सी डी ई, यानी यहाँ पे +1 किया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले पहली वाली सीरीज को देखना है इनको, और फिर दूसरी वाली सीरीज को देखना है, ठीक है, इंडिविजुअल देखना है उन सीरीज को अलग अलग, ठीक है जी। तो बी से सी पे गए तो +1 किया, सी से ई पे गए तो +2 किया, तो आगे +3 होना चाहिए ना, या तो +1 +2 +1 +2 होगा, या फिर +3 होना चाहिए। तो देखें ई से +3 करके देखते हैं, ई एफ जी एच, तो एच आ गया, +3 करा तो एच आ गया। अब एच में +4 करके देखें, एच आई जे के एल, तो ये 4 करके एल आ रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, एच ही आना चाहिए शुरू में। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, एच शुरू में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जेड से डब्ल्यू पे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो -3 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इससे डब्ल्यू से एस पे आएंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू, -4 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इससे इस पे जाने में -5 हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो एस कितना होता है 19, 19 में से 5 गया तो कितना बचा 14, 14 क्या होता है एन होता है ना, एन, ओ पी क्यू आर एस, तो -5 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो एच एन के, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसने क्या बोला, ए से बी एम एन ओ, बिल्कुल ठीक है, जी एच आई ए बी एन ओ, जी एच आई यू वी डब्ल्यू, ठीक है, आई जे के एल एस टी यू वी +1, जी एच आई +2, आई जे के एल +3। शुरू के दो में तो +1 हो रहा है, शुरू के दो में +1 और बाद के फिर आगे +2, बाद के दो वालों में, फिर आगे के दो वालों में +3 हो रहा है, ऐसे चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है। तो देखते हैं, तो डी में +1, एच डी और आई में +1 होगा, तो डी ई और आई जे, ई और जे होना चाहिए, ई और जे होना चाहिए, बिल्कुल ई और जे है, ई और जे है, ठीक है। सी में +2 किया, सी डी ई टी यू वी, तो ई वी आना चाहिए, ई वी कहाँ पे है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे भी डी वी है, डी डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डी डब्ल्यू है, यहाँ एस वी है और यहाँ एस डब्ल्यू है। तो मैं अब थोड़ा सा दिमाग से काम लूंगा कि मेरे को पता है यहाँ पे +1 होगा दो में, यहाँ +2 +3 +4, तो ये वाला अलग है केवल ये, यहाँ पे वी है, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू है। तो आर में अगर +4 करूँ तो क्या आना चाहिए, आर एस टी यू वी, तो वी आना चाहिए, तो वी इसमें है केवल, इसको खत्म कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ +1 +1 +2 +3 +4, तो ओ में +4 करेंगे, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, आर में आर एस टी यू वी, वी आना चाहिए, तो केवल ये वाला ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। पूरा चेक ना करके लास्ट वाला भी चेक कर लेते तो कन्फर्म हो जाता आंसर वहीं से ही। चलिए क्या बोल रहा है इसने, क्या बोला इसने, कितने पेन कोयला हैं, कितने पेन कोयला हैं। तो ये है भाई कोयला और ये है पेन, तो पेन जो है कोयले के अंदर ये वाले हैं, तो 4 और 2 6 हैं। अगर वो ये कह देता कि कितने पेन कोयला हैं लेकिन टायर नहीं है, तो ये वाले हट जाते, 4 हो जाते, 4 और 2 6 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निश्चित कूट भाषा में पार्क को इतना लिखा जाता है, रेस को इतना लिखा जाता है, देखो भाई लॉजिक बनाओ, पी होता है 16, तो 16 को 3 लिख सकते हैं क्या, 16 को 3 किसी भी लॉजिक से तो लिखा नहीं जा सकता, नहीं। और 16 को 9 लिख सकते हैं क्या भाई, 16 को 6 और 1 7, 7 + 2 लिखा हो क्या पता, ठीक है। तो यहाँ पे ए में +2 होना चाहिए था ना, तो +3 है क्या, लेट्स सी। आर कितना होता है, आर एस टी 18 होता है, 9 में +4 होना चाहिए था, तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा, आगे और पीछे से तो नहीं चेक कर पा रहे इसको हम। तो एक बार रेंडमली चेक करते हैं। तो रेंडमली क्या हो रहा है भाई, पी का ये है, पूछा गया है केयर का, तो सी का क्या होना चाहिए, सी का होना चाहिए 6, 6 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ए का क्या होना चाहिए, ए का है 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। आर का क्या होना चाहिए, आर का होना चाहिए 4, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ नहीं है। तो ये हो गया, आपको मैंने हर एक मॉक में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बताता हूँ,
पहले से पहले का और पहले से बाद का लॉजिक चेक करो, अगर बनता हुआ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सबसे पहले रैंडमली चेक करो कि रैंडमली मतलब कि जो यहाँ पे पी ए आर के है उसका रैंडमली कोई कोड दे रखा है, पी का 3, ए का 7, आर का 4 ऐसे दे रखा है कोड। सबसे पहले ऐसे चेक करो, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों में जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें इस तरीके से लॉजिक मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, कलर बदलते हैं ना। क्यू कैसे संबंधित है जे से? तो भाई जे और क्यू यहाँ तक है, तो मैं इनको देखूं ही क्यों, टाइम क्यों खराब करूं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है, तो जे और क्यू के बीच का कनेक्शन देखना है। जे इंटू बी, ए पति है बी का, तो जे पति है बी का। ठीक है जी, तो ये पत्नी हुई, बिल्कुल ठीक है। बी प्लस सी, तो प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का मतलब है ए बेटी है बी की, तो ए बेटी है बी की, तो ए बेटी हो गई, बी कौन है यहाँ पे, सी, तो इनकी बेटी है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, ए पत्नी है बी की, तो सी पत्नी है क्यू की, तो भाई सी पत्नी है क्यू की, तो क्यू पति है, बिल्कुल ठीक है। पूछा गया क्यू कैसे संबंधित है जे से, तो भाई जे की बीवी है और उनके पिता हैं, तो पत्नी के पिता, तो मतलब ससुर जी, तो ससुर जी हो गए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है। ठीक है, सभी सी बी है, सभी सी बी के अंदर है, यहाँ पे है सी। ठीक है, क्या बोल रहे कंक्लूजन, कोई सी ए नहीं है, तो कोई भी सी ए नहीं है, बिल्कुल सही। जब कोई बी ए नहीं है तो सी भी ए नहीं होगा, क्योंकि सी तो बी के अंदर है ना। अगर सी बाहर होता तो एक बार को पॉसिबिलिटी होती भी, सी बी के अंदर है, तो जब ए ही बी नहीं है तो ए बी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता पूरा, तो सी भी बी नहीं होगा, सी भी ए नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट बात है, ये वाला कंक्लूजन ठीक है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, अभी तो मना किया कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, कुछ नहीं, इधर और का केस तो नहीं दे रखा, ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओनली वन कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, इनकी जो आकृति है इस वाले स्थान पे क्वेश्चन मार्क वाले पे क्या आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे एक बिंदु आएगी इन बॉक्स के अंदर, इसमें तो बिंदु नहीं दे रखी, इसमें दे रखी, इसमें दे रखी, इसमें भी दे रखी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार आएगा, बाहर बाहर यहाँ पे अंदर स्टार रखा है, गलत, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार। तो अब स्टार देखना है कहाँ पे आएगा, स्टार ऊपर की साइड आएगा या नीचे। तो भाई अगर मैं देखूँ तो एक छोड़ के एक पे स्टार है, एक छोड़ के एक पे स्टार है, तो यहाँ पे ये छोड़ के नीचे होना चाहिए ना स्टार। ऐसे अगर हो तो एक छोड़ के एक यहाँ पे स्टार हो, ये छोड़ के स्टार, ये छोड़ के स्टार, ऐसे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैक्टस का तना मोटा होता है इससे, और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, कंक्लूजन हो सकता है क्या, बिल्कुल गलत है भाई ये। इसने केवल ये बोला कि कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर ये बोलता कि कैक्टस का तना मोटा होता है इसलिए इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये कह सकते हैं हम। लेकिन ये क्या कह रहा है, सारे मोटे जो तने वाले हैं, जिनका मोटा तना होता है, सब में पानी की आवश्यकता कम होती है। ये बिल्कुल इस कथन से कोई कंक्लूजन डराइव नहीं कर सकते। कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहाँ कम पानी होता है। कैक्टस का तना मोटा होता है इसलिए पानी कम आवश्यकता होती है, तो कैक्टस को कम पानी चाहिए ना, तो कैक्टस उस जगह पे उगेगा जहाँ पे कम पानी होता है, तो मेरे हिसाब से दूसरा ठीक होना चाहिए। बाकी तो इन क्वेश्चंस में हमारा गलत भी हो जाता है, तो देख लेंगे, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 458 को ये लिख रहे हैं, इसको ये लिख रहे हैं। बोला क्या भाई, बेड को क्या लिखा जाएगा, तो बेड कहाँ पे, बेड ये रहा, गुड इज बेड, तो बेड और किसी में है क्या, आप देखो और किसी में बेड दिख रहा है क्या, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं। तो बेड वाला जो यहाँ पे बेड वाला जो कोड होगा वो केवल इसी में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो जैसे मैं 8 को देखता हूँ, 8 और किसी में है क्या, 8 इसमें है, तो यानी 8 तो बेड का कोड नहीं हो सकता। अब मैं 4 को देखता हूँ, 4 किसी और में है क्या, 4 इसमें है, तो 4 भी बेड का कोड नहीं हो सकता। केवल एक है जो केवल इसी में होगा, वही बेड का कोड है, एक और किसी में नहीं दिखेगा आपको, देखो ना इसमें ना इसमें।
तो एक जो है वही बेड का कोड है। आपको पता है बेड केवल इसमें है, तो इसका कोड भी केवल इसी में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो 8 और 4 तो बाकी में थे, लेकिन एक नहीं था बाकी में, तो आंसर हो गया। ठीक है जी, स्मार्टली करिए इस तरीके से क्वेश्चंस को। इसने क्या बोला, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम संख्या है। सम संख्या देखनी है पहली बात तो, और उनके पहले एक स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद एक सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या ये रही, पहले स्क्वायर है क्या, नहीं। ये रही, स्क्वायर है क्या, नहीं। ये रही, स्क्वायर है क्या, नहीं। सम संख्या ये रही। इसके पहले स्क्वायर है क्या, बिल्कुल एक का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन तीन सम नहीं है, गलत। ये रही सम संख्या, स्क्वायर है क्या, नहीं। ये सम संख्या स्क्वायर है क्या, नहीं। सम ये रही, ये स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है। 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, उसके बाद एक सम संख्या है, बिल्कुल, ये एक पेयर मिल गया हमें। ये सम संख्या है, सम संख्या के पहले एक का स्क्वायर है, बिल्कुल, उसके बाद सम संख्या है, बिल्कुल, दूसरा पेयर मिल गया। उसके बाद नहीं है, केवल दो ही पेयर ऐसे दिख रहे हैं जिनके पहले एक स्क्वायर है, उसके बाद एक सम संख्या है। तो मेरे हिसाब से दो पेयर है, बाकी एक बार सरसरी निगाहों से दोबारा चेक कर लेता हूँ, है ना। 8 2 नहीं है, नहीं है। एक 6 के पहले भी ये नहीं है। 7 5 6 के पहले ये भी नहीं है स्क्वायर, 6 भी स्क्वायर नहीं है। 9 स्क्वायर है, ये सम संख्या है, बिल्कुल, ये स्क्वायर, ये सम संख्या। हाँ, दो ही मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जो जिनके पहले एक स्क्वायर है और उसके ठीक बाद एक सम संख्या है। ठीक है, चलिए, क्या बोला है? पहले दो के एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है। तीसरे समीकरण का सही उत्तर बताना है, मतलब किसी एक लॉजिक से इसको ये बनाया गया है। तो कैसे बना सकते हैं, 32 3 96, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 4 29 हो सकता है, तो 32 3 96 और 4 तो 100 होना चाहिए था। तो कैसे हो सकता है, 3 3 9, 4 और 2 6 हो सकता है, शुरू का मल्टीप्लाई और दूसरों का प्लस किया हो। 2 एकम 2 और 5 और 4 9, बिल्कुल सही, आपने दिखा दिया लॉजिक। वही गिने चुने लॉजिक्स हैं जो आपको लगा के देखने हैं, जल्दी जल्दी से लगा के देख लोगे, आंसर आ जाता है। तो इसका क्या, 1 पंजे 5 और 8 और 1 9, 59, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में इतनी गाड़ियां हैं, काली गाड़ी दाएं छोर से 18वीं है, ये दायां छोर होता है, यहाँ से 18वीं है काली गाड़ी। ठीक है, ब्लैक वाली यहाँ पे है, दाएं छोर से 18वें स्थान पर। सफेद गाड़ी दाएं छोर से 39वें स्थान पर है, तो वो यहाँ से कहाँ पे है, ये यहाँ पे कौन सी है, ब्लैक। और वो यहाँ पे जो सफेद गाड़ी है वो 39वें स्थान पर है, वाइट वाली। काली और सफेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ियां हैं, इनके बीच में कितनी गाड़ियां, ये बतानी है। देखो क्या पूछा है, इनके बीच का पूछा है। ठीक है, तो जब मैं 39 में से 18 को घटाऊंगा, तो मैं उसमें 39 को भी इंक्लूड करता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, 3 है ना। बट जब मैं 4 में से 2 को घटाता हूँ तो आंसर आता है 2। इट मीन्स कि जब मैं इसके और इसके बीच की बात करता हूँ, तो बड़े में से छोटा घटा के उसमें से एक को भी माइनस करना पड़ेगा। समझ पाए आप बात को। तो जब मैंने इसमें से इसको घटाया, कितना है, एक, 3 में से 2 गया, एक, 2, 3 में से 1 गया, 2। ठीक है, तो 8, 3 में से 1 गया, 2, 21 आ गया। बट इसमें से एक माइनस और करना पड़ेगा, बीच वाली चीजें चाहिए, तो केवल 20 होंगी जो इनके बीच में है। समझ पाए आप बात को, आप समझदार हो, आप समझ गए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजा भाई, आजा जल्दी। इसने क्या बोला, चित्र का सटीक दर्पण प्रतिबिंब दाएं ओर, यहाँ पे दर्पण रखा गया है तो बताना है। तो एक एक अल्फाबेट से चेक करते हैं। बी यहाँ पे है, बी ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो बी भाई उल्टा बनेगा, तो सीधा बना रखा है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद आर उल्टा बनेगा, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा, यहाँ सही है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सही है। क्यू, क्यू क्यू ओ, तो क्यू है या डब्ल्यू के बाद ओ है, डब्ल्यू के बाद क्यू है, तो डब्ल्यू के बाद क्यू आना चाहिए, यहाँ पे ओ दे रखा है, ये वाला ऑप्शन खत्म। अब देखो, क्यू के बाद ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, और यहाँ पे बी सीधा है, यहाँ पे उल्टा है। तो चेक करें कैसा है, यहाँ पे सीधा बी है तो मिरर इमेज में उल्टा बनना चाहिए, यहाँ पे सीधा है तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन से कर दो इन सवालों को जल्दी जल्दी से, बेफिजुल में टाइम खराब ही नहीं होना। ये क्या बोल रहा है भाई, देवनागरी हिंदी और संस्कृत में किस में फिट हो रही है। भाई जो देवनागरी होती है वो हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि होती है ना। तो जो हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो ये बनना चाहिए, ये देवनागरी और इसकी भी लिपि और इसकी भी लिपि, तो आई थिंक डी होना चाहिए। बाकी तो देख लेंगे बाद में क्या है।
चलिए, पी का एन से संबंध बताना है, तो पी ये रहा, एन ये रहा, तो ई को खत्म कर दो भाई। ये हमारे किसी काम का नहीं, पी से एन तक जाना है बस। पी माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो ए भाई है बी का। ठीक है जी। बी इंटू वी, तो इंटू का क्या मतलब है, इंटू ये रहा, तो ए बी की बहन है, तो बी बहन है वी की, तो बी बहन हो गई वी की। ठीक है जी। वी डिवाइडेड बाय एन, तो वी डिवाइड का मतलब है ये, ए बी का पिता है, तो वी डिवाइडेड बाय एन, तो ए बी का पिता है, तो वी पिता है बी का, मतलब एन का। ठीक है जी। पूछा गया है पी का एन से क्या संबंध है, पी जो है वो एन से कैसे संबंधित है, इनके पिता के भाई। तो पिता का भाई कहाँ पे है, ऑप्शन देखते हैं। पिता का भाई है क्या, पिता का भाई ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इसने क्या बोला, कलर चेंज करता है, कलर चेंज करते हैं भाई। 14 + 3 17, 3 और 3 6 + 6, और यहाँ पे 7 और 2 9 + 9, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, +12 हो रहा है क्या, बिल्कुल 12 प्लस हो रहा है। 3 5 15, +15 हो रहा है क्या, 5 4 9 4 1 5, बिल्कुल 15 हो रहा है। अब कितना होगा, +18 हो जाएगा, तो 60 70 और 7 77। 3 के मल्टीपल प्लस कर रखे हैं इसने, तो 3 6 9 12 15 और 18, इसमें 18 करेंगे, 60 70 77। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने, संख्याओं के बीच वही संबंध है जो इसमें है। इसने दो नहीं दिए, इस बार एक ही दे दिया बस। तो भाई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। 10 और 16 होते हैं, 26 में +10 कर दिया तो 36 हो गया। ठीक है। ये भी हो सकता है कि 26 इसका डबल और ये 36 जो है इसका डबल करके और इसका सिंगल करके आ रहा हो। दोनों लॉजिक से एक बार चेक करके देखते हैं, इन दोनों को प्लस करके 10 प्लस करते हैं उसमें। 28 5 33 में 10 नहीं, 13 में 10 नहीं, 15 में, ओम भोले शंकर, 15 में 10 नहीं, 27 में 10 नहीं। तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा, बीच का डबल और इसका सिंगल। 10 और 28 नहीं, 10 और 8 18 नहीं, 22 और 4 नहीं, 18 और 18 नहीं, दोनों ही लॉजिक फेल होते हुए। तो क्या हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस का आधा, 20 का आधा 10 है, तो डिफरेंस 7 का आधा नहीं है, 5 का आधा नहीं है, इसका 22 तो होगा ही नहीं, और इसका 6 का आधा नहीं है। तो इन दोनों में से तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो क्या हो सकता है ये, और क्या हो सकता है ये, 6 4 10, ये हो सकता है 6 का स्क्वायर है ये, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये बीच में क्या है, उनका प्लस करके दे रखा है। ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर ही नहीं है, ये स्क्वायर 9 का है और ये 2 का है, और बीच में 11 है, बिल्कुल सही, ये वाला लॉजिक मिल गया हमारा। दोनों का स्क्वायर है, जिस जिसका स्क्वायर है वो संख्या प्लस करके बीच में दे रखी है और साइड में उनके स्क्वायर लिख रखे हैं। ठीक है जी। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। एक प्रकार से संगत है और एक असंगत है, ऑड वन आउट छांटना है इसमें। तो भाई 81, ये तो सारे ही स्क्वायर्स हैं, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का, ये किसका, 9 का, 26 और 12, ये सभी सम संख्याओं के स्क्वायर है। ये ऑड लग रहा है क्योंकि ये विषम संख्या का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रवण ट्रमल, ट्रमल कह रहा हूँ, टर्मिनल ए से प्रीपेड टैक्सी किराए पर लेता है और टैक्सी से उत्तर दिशा में, चलो भाई उत्तर दिशा में ए से लेता है ना ये, ए से हमने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया और 18 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है बिल्कुल। दाहिने मुड़ता है और जंक्शन एक्स तक पहुंचना है, दाएं मुड़ा और एक्स तक पहुंच गया 4 किलोमीटर चल के। फिर वह जंक्शन वाई तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा यहाँ पे और 15 किलोमीटर चल गया वाई पर। ठीक है। ठीक है। अंततः वह फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है, अंततः वह फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ के 40 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये तो 40 तो नहीं है यहाँ पे, एक्स तक पहुँचने के लिए 40 तो नहीं है यहाँ पे। ट्रेवल्स 40 किलोमीटर टू रीच जंक्शन जंक्शन एक्स, तो यहाँ पे भाई 40 है ये। जब मैं कहूँ ये इतना आगे चला गया ना, यहाँ 4 है, शायद मिलता मिलता लग रहा था ना, मैं भी 40 है भाई।
40 यहाँ पे बाएं मुड़ गया ना ये, फिर वो वाई पहुंचने के लिए 15 बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर की दूरी तय करके बी पे पहुंच गया, तो यहाँ पे वो बी पे पहुंच गया। पूछा क्या इसने, बी से ए के बीच की दूरी। तो ए से यहाँ तक है 18 और यहाँ से यहाँ तक है 15, 30 और 3 33, बिल्कुल ठीक, यानी ये 40 ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको खिसका के देखूं, हाँ ये 40 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई इसमें एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ दिया हमने, इस 7वां क्वेश्चन कौन सा छोड़ दिया हमने यहाँ पे यार, रेड रेड आया था यार, ये तो लगाया था हमने 6। बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन छूटने लगेंगे तो टाइम खराब भी होगा। नीचे आ जा भाई। ये 14 भी छोड़ दिया हमने। अरे भाई, इसके तो 2 पेयर आए थे ना। भाई ऐसे कैसे चलेगा, जो बगल स्क्वायर था। बे यार, 4 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर सम संख्या 1, स्क्वायर सम संख्या 2, 2 ही था शायद, हाँ। यार ये क्यों छूट रहा है भाई, मेरे माउस की वजह से हो सकता है, कि मेरे माउस में दिक्कत है ना, तो इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है चलिए, बहुत जल्दी जल्दी से चलते हैं, टाइम खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। 6 कंप्यूटर लेबल इतने 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 उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। 2 कंप्यूटर ई और आई के बीच में रखा गया है। 2 कंप्यूटर को ई, यार ये इधर इसको करना पड़ेगा, ये इधर का दिख नहीं रहा है। हाँ अब ठीक है। 2 कंप्यूटर ई और आई के बीच में रखा गया, 2 कंप्यूटरों को ई और आई के बीच में रखा गया, तो ई इधर हो सकता है, आई इधर हो सकता है, पता नहीं कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, बाकी ऐसे हो सकता है, ई यहाँ और आई यहाँ, ऐसे इनके बीच में 2 कंप्यूटर है। जी जे के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो जी जो है वो जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जी। ठीक है, एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर एफ है। बट ये नहीं पता ना, ई यहाँ पे है, यहाँ पे है। आई ई के बाईं ओर रखा गया, तो आई जो वो ई के बाईं ओर, अब समझ में आ गया हमें, तो इसको मिटाते हैं और दूसरा बनाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। ई और आई के बीच में 2 कंप्यूटर है, लेकिन ई जो है वो आई के बाईं ओर है, तो आई यहाँ, आई जो है वो ई के बाईं ओर है, तो आई यहाँ पे होगा, और इनके बीच में 2 कंप्यूटर और ई यहाँ पे होगा। ठीक है, ई के बाईं ओर आ गया, बिल्कुल सही। अब इसने बोला क्या था, एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ यहाँ पे है एफ। कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए टोटल। ठीक है, अब इसने क्या बोला, एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और क्या है ये, जी जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जी जो है वो जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जी जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अगर जे यहाँ पे हो तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, अगर जी यहाँ पे है, सॉरी जे यहाँ पे है, तो जी दूसरे स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल। तो जे यहाँ पे है, जे के दाएं से दूसरे स्थान पर जी है, तो इसने पूछा क्या है, जी के दाईं ओर कौन सा कंप्यूटर है, एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम कम। इसको प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों का स्थान, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, वही सेम क्वेश्चन बार बार। एल ई सी टी, ठीक है, 2 4 6 7, 2 4 6 7, इनको अंग्रेजी क्रममाला में वर्णमाला के अनुसार रखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी टी। ठीक है, दो, किसका स्थान है, इसका नहीं बदला, टी का, केवल एक है जिसका स्थान नहीं बदला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 स्नातक, अरे भाई इतने इतने इतने, पीजी में ऑनलाइन 6 लोग हैं, पीजी में ऑनलाइन परीक्षा सोमवार से हो शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार तक समाप्त होने वाले अलग अलग दिन चलती, किंतु क्रम सही नहीं है, उनमें से किसी की भी परीक्षा चिन्मय से पहले यमुना के बाद नहीं है। तो भाई मंडे से शुरू होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे तक चलती है। किसी की भी परीक्षा चिन्मय से पहले और यमुना के बाद नहीं है, तो चिन्मय की सबसे पहले होगी, इससे पहले किसी की नहीं है, और यमुना की सबसे बाद में होगी, क्योंकि इसके बाद किसी की नहीं है। गुना की परीक्षा अनुदीप से ठीक बाद और दिविजा से ठीक पहले है, कोई कनेक्शन नहीं दे रखा। ईशा की परीक्षा मंगलवार को है, भाई यहाँ पे ईशा की परीक्षा है, और अनुदीप से ठीक पहले है, तो अनुदीप की यहाँ पे होगी। ठीक है,
और क्या दे रखा था किसी क्वेश्चन में, गुना की परीक्षा अनुदीप के ठीक बाद है। अनुदीप के ठीक बाद है गुना की परीक्षा, और दिविजा से ठीक पहले है, तो यहाँ पे दिविजा होंगी उनसे ठीक पहले है। पूछा क्या है, किसकी परीक्षा शुक्रवार को, शुक्रवार को है दिविजा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, अरे भाई नीचे हो जाए कर। इसने क्या बोला भाई, ABCDEF अक्षरों द्वारा चिन्हित किया गया पासे के 6 फलक है। ए जो है B C और E के आसन्न है, यहाँ पे है। कौन सा कथन सत्य है, अब ये तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा अपने दिमाग में पासे को। D F का आसन्न है, ABCDE, डी और F बचा, तो अगर ऐसे है ये BCA है यहाँ पे, है ना, ABCE का आसन्न है, यानी बगल में है, BCE के बगल में है, ठीक है। तो जो दो सतह बचेंगी अगल बगल की, तो D और F की बचेंगी, एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। आई थिंक AD का आसन्न है, तो A के बगल में D है। जरूरी थोड़ी अपोजिट हो, क्या पता दूसरे वाले फलक पे हो, मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। AF का आसन्न है, तो जब दो जो चीजें बची हैं तो वो इनमें से इधर भी हो सकती है उधर भी, अपोजिट भी हो सकता है, गलत लग रहा है मेरे को। BE का आसन्न है, जरूरी थोड़ी E का आसन्न है, क्या पता C यहाँ हो और E यहाँ पे हो, तो पहला ही ठीक लग रहा है मेरे को, बाकी तो देख लेंगे भाई क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, समय कम। दर्पण में रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण की आकृति का चयन करना है भाई। तो ये झंडा झंडा ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये सामने सामने सामने, ये वाला गलत है। ये एच एच, ये ऊपर दे रखा है, नीचे आना चाहिए, नीचे यहाँ पे है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सामने दिखना चाहिए ना ये तो यार, ऑप्शन नंबर 4 गलत हुआ था। सामने यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे दिख रहा है, 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 लेकिन ये उल्टा दे रखा है, ये ऐसे होना चाहिए ना, तो ये वाला सही है, बी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निष्कर्ष बताना है। क्या बोला इसने, डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए पे जा सकते हैं, डब्ल्यू से ओ पे, फिर एस पे जेड पे नहीं जा सकते, यहाँ से दरवाजा बंद हो गया। वैसे भी नीचे ये है डोर, तो यहाँ पे डोर खत्म हो गया, तो ये तो गलत है। डब्ल्यू से जेड पे, डब्ल्यू से ओ, ओ से एस, एस से जेड पे, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ठीक है। अरे भाई, एक बार इसको ना थोड़ा सा ये सिटिंग अरेंजमेंट का इसको हल्का सा स्किप करते हैं, क्योंकि अभी टाइम लग सकता है। बाकी को देखते हैं ना, टाइम कम बच रहा है, मैंने ज़्यादा फ्लो फ्लो में जल्दी आराम आराम से समझाया। दो चिन्हों को आपस में बदलने पर संतुष्ट करेगी, तो भाई माइनस और इंटू को अगर अगर मैं हटा दूं, देखो यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 78 है, और इंटू में 27 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं 26 से कम 26 दिया, तो यहाँ पे इंटू रहना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो डिवाइड और इंटू में आई थिंक चेंज नहीं होना चाहिए अभी, तो डिवाइड और इंटू को चेंज नहीं कर रहा मैं, इंटू को भी नहीं चेंज कर रहा। तो मैं यहाँ पे भी डिवाइड चेंज हो रहा है, तो पहले प्लस माइनस को चेक करके देखूंगा। तो भाई 9 माइनस की जगह +11, इसको काट देता हूँ, 3 3 निम 27 9, तो +9, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और क्या बराबर 11 है ना, माइनस से प्लस गया, बिल्कुल देख रहे हो आप अप्रोच, इस तरीके से आपको ऑप्शन पुट करने होते हैं। आ जाओ भाई जल्दी, यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स सी, जल्दी जल्दी से चेक करें। 16 19 7, 79 में से माइनस हो रहा है क्या, नहीं। और क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पे 20 या 60, इनका कितना है, 6 18 6 का 108, बिल्कुल सही। तो इनका डिफरेंस की अगर इंटू 7 करूंगा तो 98 आना चाहिए, तो ये 14 7 98, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 21, तो ये 4 1, तो 21 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डिफरेंस की इंटू ऊपर वाले से कर रहा है, तो ये नीचे वाला आ रहा है। ये क्या है भाई, क्या है, क्या क्या है, ऑड वन आउट छाटना है, बार बार बोले मैंने आपको, पहले लास्ट वाले पेयर को देखना है, उसके बाद देखना है बाकियों को। तो MNOPQ+4, CDEFG+4, LMNOP+4, ZABCD+4, अरे भाई सब में +4 है। अब आगे वाले को चेक करो, JFGHIJ, RSTUV, GHIJK, STUVW, अरे भाई सब में +4 आगे और पीछे। अब बीच वाले को देखो, J से Q, तो JQ का रिलेशन क्या हो सकता है भाई, अपोजिट दिख रहे हैं क्या, हाँ अपोजिट है। V से G, ये अपोजिट नहीं है। K और P अपोजिट है क्या, 16 11 अपोजिट है, ठीक है। ये भी अपोजिट है, ये वाला अपोजिट नहीं है, बीच वाला पेयर, बाकी सब अपोजिट है। देख रहे हो आप कितना डीप दे दिया ये सवाल, और हमने टाइम खराब कर दिया, इतना सारा बचा ही नहीं टाइम हमारे पास।
बी ए, तो ए बी, क्यू आर, सी डी, जे के डी ई, +1 कर रहा है। तो पी क्यू आर, आर एस, तो आर पहले आना चाहिए, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, ये खत्म ये खत्म। तो उसके बाद के एल, के आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35, ये क्या कर रहा है भाई? 9 से 102, तो 9 से 102, ए स्क्वायर है 81। 81 में क्या जोड़ा है इसने? 21। तो 81 में 21 जोड़ा है, इसमें भी 21 जोड़ा है कि 121 में क्या जोड़ रहा है भाई? 146 तक जाने के लिए 25। तो ये क्या हो सकता है? 21 क्यों जोड़ रहा है ये इसमें? 9 दूनी 18 और 3 × 2 +3 कर रहा है। 11 दूनी 22 +3, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 13 दूनी 26 और 3 29। ठीक है, तो इसके स्क्वायर में 29 जोड़ना होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 9 18, 7 और 2 9, 198, बिल्कुल। आ नहीं रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर वे, ए। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब जल्दी से जीएस की तरफ चलते हैं, बहुत तेजी में। कहाँ गया? अरे ये रहा, जीएस ही आया था। कौन सी उदारीकरण की सही परिभाषा है? आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणाली को हटाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल नियंत्रण प्रणाली को हटाता है, ये देखें, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था कृषि अर्थ से वस्तु निर्माण के, अरे नहीं, विनिर्माण पे थोड़ी जाते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक सहभागिता, सार्वजनिक द्वारा नहीं, वह बाजार स्थिति है जहां बाजार में एक ही विक्रेता तो बिल्कुल रहता है। आई थिंक पहले ही होना चाहिए, बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं जल्दी से। 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह। हजरत महल किसकी थी भाई? पत्नी। अवध की रानी भी कहा जाता है ना इनको। हाँ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, 7 करोड़ का सवाल ये, उसमें आया था केबीसी में, 7 करोड़ का सही। कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य? बहुत बार आया हुआ ये मॉक में भी, इंडोनेशिया था 10वां सदस्य। आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से कौन सा नोबल गैसों में रखा गया? नोबल गैस में 18वां समूह है, नोबल गैसों में रखा गया। 18वां समूह ही तो होता है, या 16वां? 18वां ही होता है ना। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में संबंधित है? मोक्ष होता है भाई, आई थिंक नॉर्थ वाले में ही होता है, कथक में। लेट्स सी, देखते हैं ना। संगम साहित्य की रचना किस भाषा? संगम जो है तमिल का साहित्य है भाई, ये तो बहुत बार आपको पता ही होगा। आदिवासी बहुल गांवों में समाज आर्थिक विकास के लिए, यार करंट अफेयर का नहीं पता। किस व्यक्ति किस व्यक्तित्व में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी, ये हमारी जेएस की वीडियो में भी है, सुब्बू लक्ष्मी जी। अरे सुब्बू लक्ष्मी लगाया ना मैंने, सुब्बू लक्ष्मी, हाँ। बोनालू आप सभी को पता होना चाहिए, तेलंगाना का बथुकम्मा बोला बोनालू। प्लासी के युद्ध के समय मुगल मुगल सम्राट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट, ये तो नहीं था। बंगाल एंड का था, ये होना चाहिए आई थिंक। लेट्स सी। श्री जगन्नाथ जी का मेला, संबलपुर, जयपुर, अलवर, ये राजस्थान में शायद, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। जगन्नाथ जी शायद इसमें होता हूँ, लेट्स सी। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा? लेमेट्री द्वारा दिया गया था। मृदा प्रदूषण निवारण ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है, यार करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पता। पहली बार डैश में ओलंपिक में भाग लिया था, पहली बार 1900 में लिया था, और 1920 में इसकी पहली टीम गई थी। इंडिया आफ्टर गांधी, यूपीएससी वाले पढ़ते रहते हैं, सॉरी वो क्वेश्चन आया हुआ है अभी ये बहुत बार। रामचंद्र गुहा। डब्ल्यूएचओ का संविधान कब लागू हुआ था? इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है, 7 अप्रैल। लोक लेखा समिति कितने अवधि के लिए? मोस्टली सारी 1 साल के लिए चुनी जाती है। पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत, ये तो ऑलरेडी आया हुआ है ना। ये शायद राजस्थान में या गुजरात में थी ना। ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, देखा है मैंने। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में मिली? एट द एंड 61 में शायद गोवा आज़ाद हुआ था। आंवला में भाई खट्टा है, तो खट्टे में विटामिन सी होता होगा आई थिंक। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के कौन से थे? जीतल और टंका, 2 सिक्के इसने जारी किए थे। नए जीएसटी भवन के बारे में नहीं पता। रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? पता नहीं, सी लगाए थे, एक दो में तो तुक्का लगाना चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद था भाई समुद्रगुप्त। अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष, स से सदन, स से सीतारमैया, ऑप्शन नंबर ए। मार्शल लॉ कहाँ से लिया है हमने? मार्शल लॉ किस देश से लिया है? यूके से लिया है आई थिंक। पुनर्गठन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन। तेलंगाना 17 में बना आई थिंक। 14-15 में आया था, नहीं शायद, शायद 14 में, 13 में आया था शायद, 14-15 में लागू आई थिंक, यही होना चाहिए। 14 वर्ष कमाने के लिए खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाया है। कौन सा अधिकार है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
एल नीनो एक परिघटना है जो पेरू के दक्षिणावर्ती ध्रुव में उष्ण स- उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट करती है। एल नीनो और ला नीनो के बारे में आपने सुना होगा, किस महासागर में होती है? ये होती है प्रशांत महासागर में, पेरू के पश्चिम में। अणु पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अणुओं के बीच, शायद सरफेस, यार पता नहीं, लगाते हैं ना। 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतल और भाग्यश्री, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। प्रवाल डैश वर्ग के एंथोजोआ वर्ग के भीतर समुद्री अकशेरु की है। ये प्रवाल 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 शायद निडारिया में होता है, आई थिंक, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। प्रवाल सवाल आपने पढ़ा होगा बहुत बार। एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस, रूफस रूफस, भाई पता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में न्यूनतम अवधि तक कार्य, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव, वो 5 साल वकील। बेरिंग, बेरिंग स्टेट कहाँ पे है भाई? ये है अलास्का वाला क्षेत्र, कौन सा है? कौन सा प्रशांत, नहीं, किसको जोड़ता है ये? आर्कटिक और प्रशांत को, हाँ। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3, मौलिक अधिकार। सिक्किम प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव किस जनजाति द्वारा, ये ऑलरेडी आया हुआ है ना, लोसुंग, लोसुंग भूटिया जनजाति द्वारा। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ये करता है भाई हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम नेगेटिव में थी? नागालैंड की। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये शायद एक मॉक में ऑलरेडी आया हुआ है, शायद 72 या 62 था, आई थिंक। ये ऑलरेडी आया था ना पहले, शायद 72 लगा देते हैं। सरोद वादक, आई डोंट नो। डीएलएस के सह आविष्कारक पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कब लागू हुआ था? पहली बार शायद इसके बारे में सुना है, 97 में हुआ था, आई थिंक। ये आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन। व्यापारिक संगठन को क्या कहा जाता था? 14 मार्च नामित किया गया। हिमालय की सबसे पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पीर पंजाल है। हाँ, अबे यार आजा भाई, देखते हैं। अबे कहाँ चला गया? तो स्क्रॉल, स्क्रॉल ही नहीं होता तो तुक्के भी क्या लगाएं, स्क्रॉल हो जा भाई, हमारा माउस भी खराब है। तो फाइनली भाई, फिर से मैं थोड़ा थोड़ा फ्लो में बह गया शुरुआत के क्वेश्चंस को लेके। फिर से मेरे 2-3 मार्क्स कम आए होंगे, क्योंकि थोड़ा गैस करते एक रीजनिंग में भी हमको स्किप करना पड़ा, क्योंकि समय उतना नहीं बच रहा था। फिर हमारे मार्क्स कितने आए हैं, इसको काटते हैं ऊपर से। तब भी हमारे मार्क्स भाई 105 के अप्रोक्स बने हैं, और हमने 5 क्वेश्चंस गलत किए हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद इस वाले मार्क्स से, क्योंकि पेपर मुझे बहुत इजी लगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग इजी थे, और जी के जीएस में भी ऐसा सच उतने वैसे क्वेश्चन नहीं थे। करंट अफेयर का थोड़ा ज़्यादा लगा है ना, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के ज़्यादा थे, आई थिंक, क्योंकि मैं स्किप करता चला गया ना करंट अफेयर को। और भाई, यार मेरे को थोड़ा ना इसको मैनेज करना पड़ेगा, कि मैं जैसे जैसे समझाता हूँ ना सवालों को, तो फ्लो में समझाता रहता हूँ बहुत आराम आराम से। तो उसकी वजह से मेरा टाइम ना बहुत एंड में मॉक में रह जाता है। तो आई थिंक आपको थोड़ा मेरे को सही से समझाते हुए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, ये हमारे भाई रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और हमने एक छोड़ा है। रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? आई थिंक रीजनिंग में तो नहीं होना चाहिए गलत, शायद वो एजम्पशन वाला हो गया हो, जो कंक्लूजन वाला हो गया हो। जीएस में हमारे 43 हमने अटेम्प्ट किए हैं, 39 ठीक है, और 4 हमारे गलत हैं, ठीक है। आई थिंक जीएस में आप इतने स्कोर करोगे तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। मैंने तो भाई, मेरा तो जीएस में अमूमन ठीक ही रहता है, क्योंकि थोड़ा वाइड थॉरोली मैंने कवर किया हुआ है जीएस को, तो उसका मेरे को बेनिफिट मिलता है कि ठीक है। बाकी पीवाईक्यू को भी चार्ट रखा है, अभी चार्ट पूरा पीवाईक्यू को एकदम रट लो। तो फिर भी 7 स्किप कर दिया हमने, तो वो उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था हमको। अब इसमें भाई रिजल्ट तो शायद अभी नहीं दिया होगा इन्होंने, बाद में दे रखा है भाई, रिजल्ट दे रखा है इन्होंने। इनकरेक्ट देख लेते हैं कौन से में हमारा जी इसमें रीजनिंग में कौन से इनकरेक्ट हुआ है हमारा। SOAP, ये कैसे इनकरेक्ट हो गया भाई? क्या सॉल्यूशन है इसका? हमने लगाया ये सेकंड होना चाहिए JTUO। क्या सॉल्यूशन है भाई इसका, देखें। +7 +7 +7 LTVO आ रहा है ना, तो यार LTVO ही तो हमने लगाया, ये गलत क्यों कर दिया इन्होंने? इनका भी देखो LTVO आ रहा है, देखो ये तो आ रहा है इनका भी LTVO, और हमारा भी LTVO ही आता।
यहाँ से ओ से +7 v तो होता है 15, 5 20 और 2 22। आई थिंक इनके ये शायद इनका एरर है इनकी साइड से, वेबसाइट पे। इसका सही आंसर यही है जो हमने लगाया है, बट इन्होंने शायद गलती से वो हो जाता है, ग्लिच हो जाता है, थोड़ा बहुत ग्लिच कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इट मीन्स कि हमारे रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट जितने हमने किए हैं वो सारे सही हैं। ठीक है जी। और कौन सा गलत था और हमारा? हाँ, जीके जीएस में आप देख लेना कौन कौन से गलत हुए। मोक्ष, मोक्ष ओडिसी से संबंधित है। मैंने शायद नॉर्थ का लगा दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने मोक्ष के लिए नॉर्थ का लगा दिया था कि भाई मोक्ष तो नॉर्थ से रिलेटेड होना चाहिए। तो भाई इसको देख लेना। ठीक है। और हमारा कौन सा गलत हुआ है? जगन्नाथ जी मेला, कटक मैंने लगाया था भाई, ये तो राजस्थान का निकला, अलवर का। मैंने कटक इसलिए लगाया था क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो उड़ीसा में ज़्यादा फेमस है, वहीं पे मंदिर वगैरह और रथ यात्रा वगैरह आपको पता ही है, तो इसलिए मैंने कटक लगाया था। बाकी ये भी गलत हो गया तो इसको भी ध्यान रखना आप। ये क्या है भाई, कब शुरू की गई? इसमें सूखा तुक्का मारा था, बट ठीक है गलत हो गया ये भी। लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये भी शायद मैंने ऐसे ही लगा दिया था ना, पढ़ा ही नहीं सवाल, इतना जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ा। लेट्स सी आगे। ये सवाल हमारे गलत हुए हैं, इतने सवाल हमारे गलत हुए हैं भाई जीके जीएस में। ठीक है, 1 2 3 4 गलत हुए हैं। इसमें तो 5 दिखा रहा था ना। नहीं नहीं, 4 ही गलत हुए हैं। और रीजनिंग में इसमें जो एक गलत दिखा रहा है, मेरे हिसाब से इनकी साइड से एरर है। वो हमने सही किया है, आंसर उन्होंने भी सही बता रखा है, बट करेक्ट कुछ किसी और ऑप्शन को कर रखा है। ठीक है जी। तो 34 की हमने, इसमें 34 ठीक है। एक क्वेश्चन हम कर नहीं पाए थे, वो टाइम की वजह से। मैंने कहा अगर मैं उसको करने में लग जाता तो फिर जीके जीएस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम, टाइम बहुत कम बचा था। ऊपर से सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, आपको बोल के बताने पड़ते हैं, तो टाइम थोड़ा जाता है यार। इस चीज़ पे थोड़ा काम करूंगा मैं, कि आज का तो पेपर उतना लेंदी भी नहीं था, मैंने शुरू में शायद बहुत आराम आराम से समझाया, इस वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। बाकी जो भी है, ये अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये हमारा सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस, और हमारी रैंक वैंक दिखा रहा है कि इसमें रैंक भी इसमें अच्छी खासी दिखा रहा है। इतने के बावजूद भी रैंक हमारी बहुत ठीक ठाक इसमें आ गई है। तो और अच्छी आई थी अगर हमें थोड़ा सा, हमने टाइम को वो किया होता मैनेज। ठीक है, बाकी है ना, आप भी मॉक लगाइए, इन मॉक को ज़रूर लगाइए। जो स्पेशल मॉक है ना आरडब्ल्यू के, इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड, मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं मॉक। ठीक है, तो इनको ज़रूर लगाइए। बाकी सॉल्यूशंस आई थिंक आपको, आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी, आपने नए नए तरीके सीखे होंगे। बाकी मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, जिसका भी आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से एग्ज़ाम करिए, मॉक लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।